Hello student, today we start chapter first chemical reaction and equation। आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एंड इक्वेशन मीन्स समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और उनके समीकरण कैसे बनते हैं इस चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका, और इस चैप्टर में हम जो कंटेंट्स जानेंगे उसमें मेन है रिएक्शन के टाइप्स यानी अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। इसके बाद उन अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है, बैलेंस करना रिएक्शन को। बैलेंस का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेते हैं वो दोनों तरफ इक्वल हो, उसे किस प्रकार से बैलेंस करेंगे वो जानेंगे। साथ में रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है कंप्लीट, उसको रिडॉक्स बोलते हैं। हिंदी में भी उसको रिडॉक्स ही कहा जाता है, ऑक्सीकरण और अपचयन या उपचयन को। इसके अलावा जो लास्ट दो टॉपिक बचते हैं वो है कोरोजन और एसिडिटी। कोरोजन क्या होता है और एसिडिटी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। कोरोजन मीन्स संक्षारण और एसिडिटी मतलब विकृत गंधता। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक अबाउट व्हाट हैपन व्हेन। कुछ यहाँ पर सिचुएशन दी गई हमारे डेली लाइफ में जो होती रहती है उनके बारे में सोचिए और क्या होता है देखिए। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। फर्स्ट सिचुएशन बताई इन्होंने, मिल्क को यदि आप कुछ समय के लिए गर्मियों के मौसम में रूम टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए छोड़ दें, रख दें तो क्या होगा। इसके अलावा सेकंड सिचुएशन, एन आयरन तवा पैन नेल्स इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। दूसरी सिचुएशन में हमने बताया है हमें कि आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट यानी लोहे से बने हुए ऑब्जेक्ट जैसे तवा है, पैन है या नेल्स कीले हैं, इनको यदि बारिश के मौसम जैसे ह्यूमिड वाला एटमॉस्फेयर जब होता है अगर उन्हें छोड़ दिया जाए खुले में तब इन ऑब्जेक्ट पे क्या होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अंगूर जो हैं वो कैसे फर्मेंटेड किए जाते हैं, कैसे उनकी प्रोसेस करके किण्वन अभिक्रिया के द्वारा, फर्मेंटेशन एक रिएक्शन ही होती है। फर्मेंटेड करके हम नई चीज़ें बना लेते हैं, जैसे उसके ग्रेप्स माल्टा वगैरह जो होते हैं उन्हें फर्मेंटेड करके वाइन्स वगैरह बनती है, तो वो कैसे फर्मेंटेड हो जाते हैं। फूड इज कुक्ड, खाना कैसे पक जाता है। फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, जो खाना हम खाते हैं वो बॉडी के अंदर कैसे डाइजेस्ट होता है। वी रेस्पायर, और हम कैसे सांस लेते हैं। तो ये जितने भी सिचुएशन हैं इन सभी सिचुएशन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सभी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज जो हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि फिजिकल चेंज कौन से होते हैं और केमिकल चेंज कौन से होते हैं। जो जब भी नए प्रोडक्ट बनेंगे हमारे रिएक्शन में तो वो सारे के सारे केमिकल चेंज कहलाएंगे। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिफाइंग ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। इन सभी सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि इनकी जो पहले नेचर था आइडेंटिफाई करेंगे इनिशियल से तो वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लो इसने कहा है पहली सिचुएशन में यदि हम मिल्क को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो क्या वो गर्मियों के मौसम में मिल्क जो है 7-8 घंटे तक आपने रखा, क्या उसका नेचर वही रहेगा। उसका नेचर जो है चेंज हो जाएगा, वो दूध जो है टेस्ट में बदल जाएगा, खट्टा हो जाएगा और उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ होगा तभी वो खट्टा हुआ है। और जो नेचर उसका लिक्विड फॉर्म था वो अब लिक्विड फॉर्म में न रह के वो थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। बिल्कुल सॉलिड तो नहीं कहेंगे लेकिन लिक्विड फॉर्म भी नहीं होगा। ऐसे ही आयरन ऑब्जेक्ट में लोहे की जितनी भी चीज़ें होती हैं यदि आप बाहर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हो,
ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मैंने बताया आपको कि जब एयर के अंदर वाटर वेपर या वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो तो वो एटमॉस्फेयर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो इन पे जंग लग जाता है, जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट होंगे तो हम अगर इनको छोड़ दिए जाए बारिश के मौसम में बाहर तो इन पे जंग लग जाता है, ब्राउन कलर की लेयर इन पे आ जाती है, यानी कलर चेंज हो जाता है। तो इनकी जो फर्स्ट सिचुएशन यानी इनिशियल का मीनिंग जो पहले सब्सटेंस होता है वो वैसा नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है, उसका नेचर भी चेंज हो जाता है। आइडेंटिफाई हम करके देख सकते हैं। We have already learnt about physical and chemical change of matter in our previous classes. Whereas a chemical change occur, we can say that chemical reaction has taken place. Chemical change हम कब कहते हैं? केमिकल चेंज का मीनिंग है कि जब उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होती है और कोई नई चीज़ बन जाती है तो वो केमिकल चेंज कहलाएगा। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. वास्तव में केमिकल रिएक्शन क्या होती है? How do we come to know the chemical reaction has taken place? हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती हैं? Let us perform some activities to find answer these question. इन क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे। एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया है? And this activity needs the teachers assistance. It would be better if student wear suitable eye glasses. यानी कि इसमें प्रिकॉशंस हमें रखनी है कि जब ये एक्टिविटी हम करें तो ये अकेले में नहीं करनी है, आपको खुद से करके नहीं देखनी है। टीचर या फिर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन में आपको करना है। और हो सके तो आई ग्लासेस भी आपको डाल लेने। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। सबसे पहले हमें 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। अब मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? मैग्नीशियम एक मेटल है और इसी मेटल से एक रिबन के फॉर्म में, यानी कि आपको वो उस फॉर्म में लेना है, रिबन की तरह बिल्कुल बारीक पतला सा तार आपको ले लेना है मैग्नीशियम का। जैसे लोहे के वायर होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, वैसे ही मैग्नीशियम भी एक मेटल है और उसे आपको पहले साफ कर लेना है। रबिंग इट विद सैंड पेपर, सैंड पेपर से इसको क्लीन कर लेना है। साफ इसलिए करते हैं क्योंकि इसके ऊपर है ना ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। मैग्नीशियम जो है मेटल वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके मैग्नीज मैं लिख के बताती हूँ, देखो कैसे। Mg होता है इसका सिंबल, ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? ऑक्सीजन। O2 लगा दो, एरो का निशान लगाओगे, ठीक है, इक्वल कभी मत लगाना। और MgO क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी लेयर इसके ऊपर रहती है, तो हमें इसको बर्न करने से पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस ऑक्साइड को हटाने के लिए इसे सैंड पेपर से हमें क्या करना पड़ेगा? रबिंग करके साफ करना है, ठीक है। होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टंग्स, burn it using sprit lamp or burner and collect the ash of formed in watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon keeping away as fast as possible from your eyes. What do you observe? अब इन्होंने क्या करा है देखो। पहले मैं नाम बता देती हूँ क्या क्या चीज़ इन्होंने ली है। ये होता है आपका बर्नर, ठीक है, और इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ से फ्लेम निकलने स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे हम गैस स्टोव को जलाते हैं, एलपीजी गैस अपनी जलाते हैं, तो यहाँ से फ्लेम्स निकलती हैं। ये जो है हाथ में इन्होंने ले रखा है, टंग्स पकड़ने का होता है ये, और इसमें हमने यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लिया। जैसे चिमटे से आप कोई चीज़ को पकड़ के और गर्म करते हो, अगर डायरेक्ट हैंड से हम करेंगे तो वो हमें जलने लग जाएगा, गर्म हो जाएगा और बर्न होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी ऊष्मा के अच्छे
चालक होते हैं। जब उन्हें गर्म किया जाता है तो वो गर्म हो जाते हैं। जैसे तवे को गर्म करते हो तो कितना गर्म हो जाता है, आप टच थोड़ी कर सकते हो उसे हाथ से। प्रेशर कुकर कितना गर्म होता है, उसके हैंडल फिर इसीलिए हम प्लास्टिक के लगाते हैं ताकि हम उसे टच करें तो वो गर्म हमें ना लगे। प्लास्टिक जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो इसको पकड़ने के लिए हम ये टंग्स लेंगे। मैग्नीशियम का जो हमने मेटल लिया है उसे बर्न करेंगे, गरम करेंगे तो गरम करने के बाद ये जल जाएगा। जलने के बाद इसकी ऐश यानी राख बन जाती है। अब जो मैग्नीशियम जला है और जलने के बाद इसकी जो ऐश बनी है, ये मैग्नीशियम यहाँ से जल रहा है और इसकी ऐश इसमें गिर रही है। गिरने के बाद आपको इसको यहाँ कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, किसको? मैग्नीशियम की ऐश को। यहाँ पर ये मैग्नीशियम ऐश हमें मिल गई है। मैग्नीशियम जलने पे जो राख बनी है उससे अब हमें कलेक्ट कर लेना है इस वॉच ग्लास के अंदर आपको। अब देखिए आगे क्या होता है जब आपने मैग्नीशियम को बर्न किया। You must have observed that magnesium ribbon burn with a dazzling white flame and change into a white powder। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, गरम करते हैं, तो गरम करते समय इसमें क्या होता है, इसके अंदर डैजलिंग वाइट फ्लेम, सफ़ेद रंग की फ्लेम जो है वो निकलती है। सफ़ेद रंग की ज्वाला इसके अंदर से निकलनी शुरू हो जाती है। एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर, और ये सफ़ेद रंग के पाउडर में बदल जाती है। जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो राख बनती है और कोयला बनता है। आपने देखा होगा घरों में उपले जलाते हैं तो भी उनकी राख बन जाती है। और आपको पता है अपने वुड का कलर अलग होता है, उपले का कलर यानी काऊ डंग केक का कलर अलग होता है। जब उनको जलाते हैं, जलाने के बाद जो बच जाता है उनका वेस्ट जलने के बाद, तो उनका कलर भी चेंज होता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये पाउडर जो बना है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होगा। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ऐसा क्यों हुआ है ये? अब ये रिएक्शन की बात करके भी रिएक्शन कैसे होती है वो जानने के लिए हमने ये एक्टिविटी की है। इस एक्टिविटी से हमें ये कंफर्म हुआ है कि हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बर्न करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। अगर आप इक्वल करना चाहो तो यहाँ 2 लगा दो और इधर भी 2 लगा दो, दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे। ऑक्सीजन भी 2 है, मैग्नीशियम भी 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम लिया था वो मैग्नीशियम, उसका कलर, और यहाँ पर जो ऐश बनी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उन दोनों के कलर में चेंज होगा। ये हमें वाइट फॉर्म में मिलेगी। और जब इसको हमने जलाया तो जलाने पर मैग्नीशियम की जो फ्लैम्स निकली थी वो भी वाइट डैजलिंग फ्लैम थी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन हुई है तभी ये वाइट फॉर्म में ये पाउडर हमें मिला है। और रिएक्शन किसके साथ की? इसने ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए 1.2। 1.2 एक्टिविटी में टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लेड नाइट्रेट एक कंपाउंड होता है। आपने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर 9th क्लास के चैप्टर 2 में किए थे। ठीक है, एलिमेंट मिलके ही कंपाउंड बनाते हैं। तो हमें लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है, एक कंपाउंड है टेस्ट ट्यूब में, और उसको किस में ऐड करना है? ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। इसको पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के अंदर डाल देना है। अब देखिए क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इसमें भी केमिकल रिएक्शन होगी। अब आपको ये फार्मूले थोड़े से याद करने पड़ेंगे। जब तक आपको सिंबल और फार्मूले याद नहीं होंगे तब आप ये नहीं कर पाओगे। मैं लिख के दिखाती हूँ। लेड नाइट्रेट, लेड का जो सिंबल होता है P और B। ठीक है, लेड का फार्मूला क्या होता है? Pb। और नाइट्रेट, अभी आपके क्वेश्चन आया था ना कॉपर नाइट्रेट, NO3/2। मैंने 2 यहाँ इसलिए लगाया है क्योंकि लेड की जो वैलेंसी है वो 2 होती है, और यहाँ पर वो आप 2 लगा दो। लेड नाइट्रेट हो गया भाई। सेकंड क्या लिया था हमने? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम का क्या होता है? K, और आयोडाइड का I। ठीक है, अब ये दोनों
आपस में रिएक्शन करेंगे। इन दोनों को लिख लो, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। इसको छोटा लिख के दिखाती हूँ रिएक्शन कैसे हो। देखो PbNO3 2 प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड एरो का सिंबल। अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि P पॉजिटिव और I नेगेटिव होता है। नाइट्रेट स्पीसीज जो है वो नेगेटिव और पोटेशियम पॉजिटिव। PbI बन जाएगा और KNO3। ठीक है, बैलेंस कर सकते हो आप। 2 यहाँ लगा देना, 2 KNO3 होल्ड वाइज 2 मैंने यहाँ लगाया। तो ये देखो अब क्या बना, PbI लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन होती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट एक्टिविटी 1.2 में यही बताया है कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, उसके अलग बता दिया आपको, बस ये रिएक्शन मैंने इसलिए बताई है कि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से रिएक्शन होती है। थर्ड एक्टिविटी देखिए, टेक ए जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। या तो टेस्ट ट्यूब में या फिर ये कोनिकल फ्लास्क जो 1.2 फिगर में दिखा रखा है ये ले लेना है। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। अब हमने जिंक ग्रेनुल, जिंक क्या होता है, जिंक एक मेटल होता है, Zn क्या होता है, जिंक मेटल है। जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, पोटेशियम, सोडियम जो हमने पढ़े हैं, वैसे जिंक के ग्रेनुल के मतलब टुकड़े वो लेने हैं। किसमें, कोनिकल फ्लास्क में ले लो या फिर टेस्ट ट्यूब में। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसके अंदर हमें मिक्स करेंगे तो क्या होगा, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुल। क्या जिंक के ऊपर जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो कुछ होता है। टच द कोनिकल फ्लास्क टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब या कोनिकल फ्लास्क को टच करके देखिए। इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ। अब इसकी रिएक्शन भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। इसमें पता नहीं दे रखी होगी, आगे होगी शायद। कैसे होता है देखो, हमने लिया जिंक, ठीक है, इसमें ये जिंक के टुकड़े डाले और सल्फ्यूरिक एसिड डाल लो या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में से एक का इन्होंने कि ये जिंक के ग्रेनुल, जिंक के टुकड़े हमने ले लिए और ये सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, ये ऐड करेंगे। अब ये कह रहा है हमसे, जब आपने जिंक ग्रेनुल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो क्या होगा, क्या होगा, जिंक जो है वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा SO4 के साथ और क्या बन जाएगा, ZnSO4। आप कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन बहुत से बच्चे बहुत स्मॉल लेटर में लिखते हैं जबकि स्मॉल लेटर में नहीं आएगी, ठीक है। सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट है। जिंक सल्फेट बन गया और बच क्या गया है अपना H2, H2 है हाइड्रोजन गैस। जैसे ही हमने जिंक ग्रेनुल पे सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब ये हाइड्रोजन गैस जब बनती है तो यहाँ से जब आप इसको कोनिकल फ्लास्क को टच करोगे तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। कभी आपने चूने के पानी के चूने में अगर पानी मिक्स किया हो, वाइट वॉश करते हैं घरों में, जब चूने में हम डालते हैं पानी तो उसमें भी बबल्स निकलती है और CO2 गैस निकलती है तो वो भी हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ हीट प्रोड्यूस होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस। अब ये अपनी थर्ड एक्टिविटी जो थी वो उसमें यही बताया कि हमने ये जिंक ग्रेनुल लिए, इसमें ये कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क के अंदर फिर हमने सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। जैसे ही इधर डालेंगे तो इधर से गैस प्रोड्यूस होती है। हमें नहीं पता कौन सी गैस है लेकिन मैंने अभी रिएक्शन करके आपको बताया तो उसमें आपको पता चला होगा ना कि हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को कैसे पता करेंगे वो अभी आगे आएगी, पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है, पता कर लेंगे। तो ये जो है गर्म हो जाता है कोनिकल फ्लास्क टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से।
तो यहाँ पर ये 3 एक्टिविटी हमने करी और तीनों एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, या तो कलर में चेंज हुआ होगा, या उसके स्टेट में चेंज हुआ होगा, या गैस रिलीज हुई होगी, या टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ होगा। फ्रॉम द अबाउट 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी of the following observation help to us determine whether a chemical reaction has taken place। हमने जाना इन एक्टिविटी से कि जब केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनेंगी। और इन्हीं तीनों एक्टिविटी से हमें पता चला कि या तो उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस में, या फिर उनका कलर चेंज हो जाए, या गैस रिलीज हो जाए, या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। स्टेट चेंज होगी, कलर चेंज होगा, गैस इवोल्व होगी, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज ए लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ चेंज होते हुए देखते हैं और बहुत से चेंज हमारी सराउंडिंग में होते रहते हैं। हमारे वातावरण में हमारे चारों तरफ बहुत से चेंजेस होते हैं। किस प्रकार फोटोसिंथेसिस से प्लांट CO2 अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। खाना जब आप खाते हो कैसे उसका डाइजेशन होता है, कैसे ऑक्सीडेशन होता है। दूध से दही कैसे बन जाता है, रस्टिंग कैसे लग जाती है, जंग कैसे लग जाता है। We will study the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter। इस चैप्टर में हम इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे और इन रासायनिक अभिक्रियाओं को सिंबॉलिक यानी सिंबल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सब देखेंगे। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण। रिएक्शन और इक्वेशन दो अलग वर्ड है। रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया करना और इक्वेशन का मतलब है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इक्वेशन के रूप में बनाना। कैसे देखो, एक्टिविटी 1.1 डिस्क्राइब व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया, जलाया, और जलाने के बाद जब उसकी ऐश बनी है तो वो कैसे बनी होगी, किस प्रकार की उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, केमिकल रिएक्शन हुई है, तो उसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर सेंटेंस के रूप में आप लिखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सिंबल के फॉर्म में आसानी रहेगी। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना अच्छा रहता है क्योंकि अगर सेंटेंस में लिखे जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बन जाएंगे और वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, सेंटेंस के फॉर्म में न लिख करके। दिस सिंपल्स वे टू दिस टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। अब उनको हम वर्ड के इक्वेशन में लिखेंगे। द वर्ड इक्वेशन इज द फॉर द रिएक्शन। अब वर्ड इक्वेशन ये दे रखी है हमारी, कौन सी दे रखी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम वर्ड हो गया, ऑक्सीजन हो गया और एरो लगा के हमने ये बना दिया। जब हम किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं तो इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड है उस तरफ हमारे रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, और जब हम इस तरफ लिखते हैं अभिक्रिया होने के बाद कोई चीज़ जब बनती है नई तो वो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है। तो यहाँ पर हमने वर्ड के फॉर्म में लिखा है तो वो अभिक्रिया कैसे हो जाएगी, वर्ड इक्वेशन हो जाएगी। वर्ड का मतलब शब्द और इक्वेशन का मतलब समीकरण। शब्द के रूप में लिखे तो शब्द समीकरण हो जाएंगे। अब ऐसे हमें लिखते जाएंगे तो ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा। सेंटेंस से तो फिर भी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इससे भी अगर शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना हो तो हमें इनके सिंबल लेने पड़ेंगे, तो वो सिंबॉलिक फॉर्म में आ जाएगा। देखिए कैसे, The substance that undergoes chemical change in a reaction 1.1 magnesium and oxygen are reactant. The new substance magnesium oxide formed during the reaction as a product।
हमने एक्टिविटी 1.1 में ये क्या था कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है वो आपके रिएक्टेंट कहलाएंगे। और जब वो दोनों रिएक्शन करके नई चीज़ बना लेंगे, जैसे एस पाउडर बना था, तो वो आपका प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहलाएगा। ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज इन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन दैम। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जब भी आप रिएक्शन लिखते हो, कोई भी वर्ड इक्वेशन लिखते हो, ये रिएक्टेंट लिया, ये अपना प्रोडक्ट हुआ, और इन दोनों के बीच में एरो, तीर का निशान आपको लगाना होगा। कभी भी आप इक्वल का निशान नहीं लगाओगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन जो है वो गलत मानी जाएगी। As word equation show change a reaction to product through an arrow placed between them, the reactant and are written on left hand side and plus sign between them। जब आप रिएक्टेंट लेते हो, यदि एक रिएक्टेंट है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है प्लस लगाने की। अगर यहाँ पर आपने दो रिएक्टेंट लिए हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो इन दोनों के बीच में आप प्लस लगाओगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम रिएक्टेंट को, अभिकारक हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे, जबकि उत्पाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो राइट हैंड साइड होगा। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो आपको फिर प्लस का निशान लेकर लगाना पड़ेगा और फिर आपको आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको रिएक्शन लिखते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कभी भी आप बिना एरो के रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखिए आगे, अब राइटिंग इन केमिकल इक्वेशन, वो तो वर्ड इक्वेशन हो गई। केमिकल रिएक्शन कैसे लिखोगे? सेम प्रोसेस रहेगी, बस हमने मैग्नीशियम को उसके सिंबल में के फॉर्म में Mg लिखा। Mg आपको ऐसे ही लिखना है। कुछ बच्चे इसको Mg ऐसे लिखते हैं, तो ये आपका रोंग है, क्योंकि आपने 9th क्लास में नोमेनक्लेचर में जाना था कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा और सेकंड स्मॉल रहेगा। एक बार फिर से आपको याद दिला रही हूँ, कभी भी आप दोनों लेटर ना कैपिटल लिखोगे ना स्मॉल लिखोगे। रिमाइंड रखो उस चीज़ को। IUPAC के अकॉर्डिंग जो नामकरण दिया गया है, चाहे वो तत्व हो चाहे कुछ भी हो आपके, उनके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेना है और सेकंड स्मॉल लेना है। कभी भी आपको दोनों बड़े नहीं लेने हैं, दोनों छोटे नहीं लेने हैं, और फर्स्ट ही आपको कैपिटल लेटर्स में लेना है और सेकंड स्मॉल लेटर में। अब देखिए मैग्नीशियम को Mg हमने, अब सिंबल होता है मैग्नीशियम का Mg और ऑक्सीजन का O, और हमने बना दिया MgO, ठीक है। O भी कैपिटल आएगा क्योंकि O अलग है और मैग्नीशियम अलग है, दोनों मिलके MgO बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड जो आप लिख रहे हो, अगर दो रिएक्टेंट है प्लस लगा दो, दो से ज़्यादा है तो एक और प्लस लग जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट में भी, प्रोडक्ट जब आप बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। एक बन रहा है तो ठीक है, अगर दो बन रहे हैं तो फिर प्लस लगाओ, जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ लिख दो। फिर अगर और ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आप प्लस करते करते जाओगे, और बीच में आपको एरो लगाना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। बस ये आपको इतना तो ध्यान में रखना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा वो होगा बैलेंस करना। किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस का मतलब होता है कि आपका जो रिएक्टेंट बना है और जो प्रोडक्ट बना है, उन दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को आप काउंट करोगे। यानी कि आपको देखना क्या है, बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए जितने भी आपके तत्व और यौगिक आप ले रहे हो रासायनिक अभिक्रिया में, वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए। वो जब इक्वल होंगे तभी आपका ये जो है वो बैलेंस माना जाएगा, नहीं तो वो अनबैलेंस अभिक्रिया होगी। हिंदी में इसको संतुलित अभिक्रिया कहेंगे। अगर अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो उसे असंतुलित अभिक्रिया कहेंगे। कंकाली अभिक्रिया भी बोलते हैं असंतुलित अभिक्रिया को। अब आपका जो मैंने अभी तक ये बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या है, किस फॉर्म में लिखते हैं, इक्वेशन क्या है, रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इनके आपको एक बार समरी आपको याद करनी है। जैसे रिएक्टेंट की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो रिएक्टेंट विच आर
इंक्लूड इन रिएक्शन एंड टू फॉर्म प्रोडक्ट। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी एलिमेंट हैं या तत्व हैं भाग लेते हैं और अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, ऑल एलिमेंट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। दे आर रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड। और रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट रिएक्शन करके ही प्रोडक्ट का फॉर्म करेंगे। बैलेंस, इफ ऑल एलिमेंट आर इक्वल लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन, इफ दे आर नॉट इक्वल लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दीज आर कॉल्ड अनबैलेंस रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले जो आपको याद करना है 1 से लेकर 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट के सिंबल आपको आने चाहिए। ठीक है, ये सिंबल आपको चैप्टर 5 में मिल जाएंगे, और उसमें ना मिले तो आपको मैंने पहले भी भेजे हुए थे और आपकी बुक में भी मिलेंगी। तो जब तक आपको सिंबल याद नहीं रहेंगे तब तक आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो ये बैलेंस करने वाला टॉपिक हम कल करेंगे, 2-4 बैलेंस करके देखेंगे तो आपको आ जाएंगे। बिल्कुल इजी टॉपिक है ये। उससे पहले आपको मैंने होमवर्क दे दिया है कि आप सभी के सभी 1 से 30 तक जितने भी तत्व हैं 1 से 30 तक के उन सभी के आपको सिंबल यानी प्रतीक याद करने हैं। साथ में उनके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ेगी। जब तक एटॉमिक नंबर आपको नहीं याद होंगे तो आपको बैलेंस करना नहीं आएगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।